So let's come to another very important topic, functional foremanship. Functional foremanship पढ़ने से पहले आपको एक व्यक्ति का नाम पता होना चाहिए. ही इज़ अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, F.W. टेलर. देखिए, आपने 14 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ये किसने दिए थे? हेनरी फियोल ने दिए थे. हेनरी फियोल के ये 14 प्रिंसिपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब हेनरी फियोल के बाद एक और मैनेजमेंट एक्सपर्ट आता है. ही वॉज इंजीनियर इन अ कंपनी, F.W. टेलर, अमेरिकन कंपनी में था. इसने कहा कि यस, ओके, प्रिंसिपल्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस, बट देयर आर सम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. उसने कहा देयर इज़ अ टेक्निक ऑफ, कौन सा? साइंटिफिक मैनेजमेंट. उसने एक वर्ड यूज़ किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट, और उसके कुछ टेक्निक्स हैं. टेक्निक्स का मतलब ये है कि काम को कराना कैसे है, लोगों से काम को करना कैसे है. ऑर्गेनाइजेशन में आपको गाइडलाइंस पता है, इट्स ओके, बट यू नीड टू हैव अ टेक्निकल नॉलेज ऑल्सो. यू नीड टू नो द टेक्निक्स. और उसने कहा कि देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट है जहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है. साइंटिफिक मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट है जहाँ पर आपको हर काम को किसी प्रोसेस से करना है. सो एवरी प्रोसेस इज़ डिफाइंड, एवरी टेक्निक्स आर डिफाइंड. तो उसने बहुत सारी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स दी. किसने दी? F.W. टेलर ने. और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो थी वो थी फंक्शनल फोरमैनशिप. फंक्शनल फोरमैनशिप, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक गिवन बाय F.W. टेलर. अब डिटेल में इसको पढ़ते हैं कि ये फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक है क्या. सो व्हाट डिड ही सेड? उसने कहा फंक्शनल फोरमैनशिप समझने से पहले हम थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर समझते हैं जो हेनरी फियोल जिसने प्रिंसिपल्स दिए, और बाद में अब F.W. टेलर ने उसको मॉडिफाई किया. और F.W. टेलर का विजन क्या था इसके अंदर? उसने कहा कि देयर इज़ अ पर्सन, हर फैक्ट्री के अंदर, मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं क्योंकि ही वॉज इंजीनियर, तो उसने फैक्ट्री के एग्जांपल ज़्यादा दिए हैं. मैनेजर है. मैनेजर का काम है अपने डिपार्टमेंट के अंदर वर्कर से काम करवाना. ठीक है, बहुत सारे वर्कर्स हैं, इसके नीचे काम करते हैं, लेकिन मैनेजर डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट नहीं करता है. वो इनमें से कोई ऐसा वर्कर चूज़ करता है जो कि बड़ा एफिशिएंट है. देयर आर लॉट ऑफ वर्कर्स वर्किंग, बट ही आइडेंटिफाई कि भाई ये जो वर्कर है ना, ये बहुत अच्छा वर्कर है, तो उसको हल्का सा प्रमोशन दे देता है. वो कहता है आप आ जाओ, नाउ दिस वर्कर बिकम्स द फोरमैन. तो उसने एक आइडेंटिफाई किया एक नई पोस्ट को, फोरमैन. तो ये मैनेजर है, ठीक है, ये कौन है? ये वर्कर्स हैं, और इन वर्कर्स में से द बेस्ट वर्कर को निकाल लिया, उसको कह दिया फोरमैन, या हम इसको सुपरवाइज़र भी कह सकते हैं. तो सुपरवाइज़र या फोरमैन कौन है? सुपरवाइज़र इन वर्कर में से सीनियर वर्कर है और मैनेजर से नीचे है. तो अब मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर सारे वर्कर से बात नहीं करेगा, मैनेजर अब इससे बात करेगा, और ये अपने सारे प्लान्स इस फोरमैन को बताएगा. और फोरमैन क्या करेगा? फोरमैन विल गेट थिंग्स डन फ्रॉम दीज वर्कर्स. फोरमैन इन सबसे वो काम करवाएगा. तो हल्की सी इसकी प्रमोशन होगी, स्टेप अप हो गया एक तरह से ये. तो ये फोरमैन है. फंक्शनल फोरमैनशिप जो कंसेप्ट है, उसके अंदर सारा का सारा जो जोर है, जो सारा स्ट्रेस दिया है, वो फोरमैन पे दिया है. उसने फोरमैन को बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए कहा है. टेलर का कहना था कि हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ऐसे फोरमैन को सेलेक्ट कर लिया जाए, कुछ ऐसे सुपीरियर वर्कर्स को सेलेक्ट कर लिया जाए, और ताकि वो फिर आगे सब जूनियर वर्कर्स को संभालें, उनसे काम करवाएं. एक्चुअली होता क्या है, वेन एवर यू वॉन्ट टू गेट थिंग्स डन, वो कहता है कि सब वर्कर्स में सारी क्वालिटीज़ नहीं होती. अब देर आर लॉट ऑफ क्वालिटीज़, बहुत सारी क्वालिटीज़ उसने बताई. उसने कहा ऑनेस्ट होना चाहिए, उसने कहा टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, उसने कहा टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए,
हार्ड वर्किंग होना चाहिए, डिसिप्लिन में आना चाहिए उसको, एंड ही शुड ऑलवेज रेडी टू टैकल न्यू सिचुएशंस। मतलब ये सारी क्वालिटीज़ हैं। टेलर वॉज सेइंग कि ये सारी क्वालिटीज़ एक आदमी में तो हो नहीं सकती। तो उसने कहा कि व्हाट वी कैन डू, हम कुछ सिलेक्टेड वर्कर्स को, कुछ इंपॉर्टेंट सीनियर या जो एक्सपर्ट हैं उन वर्कर्स को सिलेक्ट करके फोरमैन बना देते हैं, और अलग अलग क्वालिटीज़ के अलग अलग फोरमैन हम डिफ़ाइन कर देते हैं। हम हर डिपार्टमेंट में एक फोरमैन ले लेंगे और वो फोरमैन जो है वो सारे काम कराएगा। तो ऐसे करके उसने क्या किया, उसने 8 फोरमैन्स को कहा कि हमें अपॉइंट करना चाहिए, एटलीस्ट 8। बेसिकली व्हाट ही डिड, उसने कहा कि बड़े सारी क्वालिटीज़ हैं, उन सारी क्वालिटीज़ के हिसाब से हमें 8 कम से कम फोरमैन या सुपरवाइज़र्स को अपॉइंट करना चाहिए, जिसमें से 4 सुपरवाइज़र जो हैं वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करें और बाकी के 4 जो हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करें। So he appointed, he suggested, in fact, there should be 4 supervisor or foreman in planning department और 4 expert supervisor और foreman in production department। ये जो 8 लोग हैं ये पूरी फैक्ट्री को चला देंगे, ये 8 लोग पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चला देंगे। अब इनके नीचे चाहे 200 आदमी काम कर रहे हों, बट दीज 8 पर्सन दे फॉर्म द पिलर्स। अब ये जो 8 लोग हैं, ये जो सुपरवाइज़र हैं, ये फोरमैन हैं, ये मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। सो फंक्शनल फोरमैनशिप में एक तो उसने स्ट्रेस दिया है कि फोरमैनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यू नीड टू सेलेक्ट वन पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट एंड देन दीज फोरमैन्स विल गेट द थिंग्स डन फ्रॉम ऑल अदर वर्कर्स। फंक्शनल वर्ड यूज़ क्यों किया? फंक्शनल का मतलब है दे विल गेट द ईच एंड एवरी फंक्शन विल बी डन थ्रू देम। पूरी फैक्ट्री के अंदर, चाहे वो प्लानिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सभी के अंदर ये 8 फोरमैन सारा काम कर लेंगे। तो इसी स्ट्रक्चर को समझते हैं डिटेल में कि उसने कौन कौन से ऐसे 8 फोरमैन कहे थे। लेट्स सी, डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप, एग्जैक्टली ये डेफिनेशन लिखनी है, इसमें सारे कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, मैं मार्क कर रहा हूँ। फंक्शनल फोरमैनशिप इज़ अ टेक्निक, एक टेक्निक है ये। इससे पता लगता है ये साइंटिफिक टेक्निकल मैनेजमेंट है, साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट है। दिस इज़ अ टेक्निक विच एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन। क्वालिटी ऑफ सुपरविजन यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोरमैनशिप की, यानी सुपरवाइजर्स की। लोगों से, वर्कर से काम कैसे करवाना है, उसके उनको सुपरवाइज कैसे करेंगे। सो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन एट शॉप फ्लोर लेवल। ये शॉप फ्लोर लेवल क्या मतलब होता है? शॉप फ्लोर कहते हैं लोअर लेवल को, बिल्कुल जो डाउन लेवल होता है, जहाँ पर एक्चुअली वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पर सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। एट शॉप फ्लोर लेवल बाय पुटिंग द वर्कर्स अंडर 8 स्पेशलिस्ट। सारे वर्कर्स को 8 स्पेशलिस्ट, 8 ऐसे वर्कर्स हैं, 8 ऐसे सुपरवाइज़र हैं सॉरी, जिनके अंदर सारे वर्कर्स को हम लोग डाल सकते हैं, जिसमें से 4 इन प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड 4 इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नाउ दिस इज़ अ एक्यूरेट टेक्निकल डेफिनेशन। ये डेफिनेशन भी लिख लेते हो आप अच्छे से तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ जाता है और इसके पूरे मार्क्स मिलते हैं। क्या कह रहा है? फंक्शनल फोरमैनशिप इज़ अ टेक्निक विच एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी। फंक्शनल फोरमैनशिप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन। क्वालिटी ऑफ सुपरविजन का मतलब क्या हुआ? क्वालिटी ऑफ सुपरविजन का मतलब हो गया कि ये शॉप फ्लोर लेवल है जहाँ पर सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, इसके ऊपर 8 ऐसे सुपरवाइज़र बिठा दो जो इनको कंट्रोल करेंगे, सुपरवाइज करेंगे इनको, और बाद में ये लोग किसको रिपोर्ट करेंगे? ये लोग रिपोर्ट करेंगे मैनेजर को। सो ये मैनेजर, ये जो सुपरवाइजर्स हैं, दे आर द लिंक बिटवीन द मैनेजर्स एंड द एक्चुअल वर्कर्स। ये इसका ऐसा फ्लो है। अंडर 8 स्पेशलिस्ट, अब ये 8 के 8 स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें से 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में हैं और 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं। इसको हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। सो जस्ट हैव अ लुक। ये फैक्ट्री मैनेजर है टॉप पर,
अब उसने अपने पूरी फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. विद इन द फैक्ट्री आल्सो देयर इज अ प्लानिंग डिपार्टमेंट, हाउ टू प्रोक्योर द रॉ मटेरियल, हु विल डू व्हाट, आज का टारगेट क्या रहेगा, कितने वर्कर्स कितना काम करेंगे, ये सारा प्लानिंग डिपार्टमेंट कर रहा है. कौन कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, कितनी कॉस्टिंग है, सब कुछ प्लानिंग डिपार्टमेंट करेगा. लुक, वेरी फर्स्ट थिंग इज प्लानिंग एक्चुअली. Once the planning is done, only then the production can be take place. प्रोडक्शन तो तभी होगी ना जब प्लान होगा. तो प्लान करने से के अंदर भी पहला प्लानिंग डिपार्टमेंट है जो प्लान करता है, उसके बाद वो आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन देता है, और उसके अंदर भी 4 सुपरवाइजर्स हैं और यहाँ पर भी 4 सुपरवाइजर हैं. लुक, फैक्ट्री मैनेजर के अंदर ये 8 लोग काम कर रहे हैं. 1 2 3 4 अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट, 1 2 3 4 अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. अब एक का रोल क्या है हम ये देख लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ये सबसे पहला क्लर्क है, सबसे पहला सुपरवाइज़र है, सबसे पहला फोरमैन है. जो वर्कर्स आते हैं मॉर्निंग में, उनको वो इंस्ट्रक्शन कार्ड देता है सबसे पहले, व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू, व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू. उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, व्हाट टू डू. ये देखिए मैं लिखता जा रहा हूँ साथ साथ, व्हाट टू डू. आप अगर कभी किसी बड़ी कंपनी में अगर जाते हैं, मान लीजिए अपने कार की सर्विस के लिए देने जाते हैं, तो कार सर्विस के टाइम वो आपका सुपरवाइज़र जो होता है ना, वो लिख लेता है सारी चीज़ें. उसके बाद वो एक जॉब कार्ड इशू करता है. एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जॉब कार्ड, कि आपका कार में क्या क्या काम होना है. नाउ दिस इज़ अ जॉब कार्ड, इंस्ट्रक्शन कार्ड. अब वर्कर को पता है कि मेरे पास ये कार्ड है, मेरे को आज ये वाला काम करना है. इससे क्या होगा, कंट्रोलिंग ईजी हो जाएगी, और उससे ये भी होगा कि ही विल एबल टू अंडरस्टैंड, द वर्कर विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू टुडे. एवरी डे ये होगा, एवरी डे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क उनको इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपको आज ये करना है. नेक्स्ट इज अ रूट क्लर्क. रूट क्लर्क क्या कर रहा है, रूट क्लर्क इज आइडेंटिफाइंग द रूट ऑफ प्रोडक्शन. रूट ऑफ प्रोडक्शन प्लान हो रहा है कि कहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करना है. परचेज तो हो चुका है, मान लीजिए स्टोर है, स्टोर 2nd फ्लोर पर है, और 2nd फ्लोर पे वहाँ से स्टोर से हमें रॉ मटेरियल लाना है. रॉ मटेरियल ला के उसको हमने फिर उसको मान लीजिए सेग्रीगेट करना है. सेग्रीगेट करने के बाद उसको हमने मिस्टर बी को देना है. मिस्टर बी जो है वो टेक्निकल आदमी है. ये मतलब कहाँ से आप अपने प्रोसेस को करेंगे. अब देखिए बहुत बड़ी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कई ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो मान लीजिए कि 100 मीटर 200 मीटर के अंदर फैली हुई हैं. तो रूट क्लर्क आपको ये बताता है कि व्हाट विल बी द रूट ऑफ प्रोडक्शन. इफ़ यू आर डूइंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस, बेसिकली फैक्ट्री मैनेजर है, सबने प्रोडक्शन ही करनी है, लेकिन ये आपको ये बता रहा है कि आपको पहले कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है, फिर कौन से रूम में जाना है, फिर कहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, वहाँ से रॉ मटेरियल लेना है, फिर उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट में जाकर उसको वहाँ पर डिपॉजिट कराना है. तो ये जगह भी तो पता होनी चाहिए ना सारा, कहाँ पर क्या रखा है, कहाँ से प्रोक्योर करना है, सारा कुछ रूट क्लर्क क्या आइडेंटिफाई करता है, रूट आइडेंटिफाई करता है, रूट ऑफ प्रोडक्शन आइडेंटिफाई करता है. देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, लुक दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स एक्चुअली. आपको मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. ठीक है, ये वही चीज़ है, टाइम एंड कॉस्ट. अगर आप टाइम और कॉस्ट पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो आपकी प्रोडक्शन फेल है. अगर आपके वर्कर्स किसी भी चीज़ को विद इन द टाइम नहीं कर रहे और विद इन द बजट नहीं कर रहे, दैट मीन्स यू आर सफरिंग, यू आर गोइंग टू सफर लॉस एनीवे. सो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क विल चेक कि हाउ मच टाइम ईच वर्कर इज टेकिंग, कितना टाइम एक वर्कर ले रहा है और कितनी कॉस्ट कर रहा है, कितना पैसा तो नहीं खर्च कर रहा ज़्यादा. वो एवरी प्रोडक्शन यूनिट की इसको एक कॉस्ट होती है जिसको वो मेंटेन करता है. ये इस क्लर्क का काम ही यही है कि पूरी कॉस्टिंग मेंटेन करना, कि आज कितना खर्चा हुआ, आज कितना इशू हुआ सामान, और आज हमें किस वर्कर ने कितना खर्चा किया, और किसने कितना टाइम लगाया. किसी ने 8 आवर्स में 100 शर्ट्स प्रोड्यूस करी, किसी ने 8 आवर्स में सिर्फ 80 शर्ट्स प्रोड्यूस करी.
टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। लुक, ये प्लानिंग वाले सारे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दे आर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस। डिसिप्लिनेरियन ये कौन है? ये सब वो बंदा है, वो देखता है कि क्या आप टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इन एंड आउट टाइम, इन एंड आउट टाइम। एक वर्कर जो हमेशा लेट आता है, जब वो लेट आता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है तो उसकी सैलरी कटती है। और किसी को ओवर टाइम करना है, आज प्रोडक्शन ज़्यादा है तो आज हमें ओवर टाइम करना है, तो डिसिप्लिन में मतलब यही है कि वो डिसिप्लिन चेक कर रहा है हर वर्कर का। ये 4 सुपरवाइजर्स जो हैं, ये इनके नीचे हो सकता है 400 लोग काम कर रहे हैं, बट दीज आर द 4 सुपरवाइजर्स, दीज आर द 4 यू कैन से फोरमैनशिप। ये फोरमैन हैं, सुपरवाइज़र हैं जो कि प्लानिंग डिपार्टमेंट पे हैं। तो टेलर साहब ये कह रहे थे कि फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर 4 ऐसे सुपरवाइज़र्स जो होने चाहिए वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में होने चाहिए, जिनका काम ये रहेगा, ठीक है। हम अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर। अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो 4 लोग हैं, स्पीड बॉस क्या चेक करता है? स्पीड बॉस व्हाट ही इज डूइंग? एक्चुअली प्रोडक्शन के अंदर हर वर्कर की कितनी स्पीड है, टाइम है। अब आपको टाइम तो यहां भी था भाई, ये टाइम है किसका? टाइम चेक कर रहा है कि कितने लोग कितने टाइम पे आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं। इन आउट टाइम डिसिप्लिन भी मेंटेन कर रहा है, कॉस्ट शीट ये मेंटेन कर रहे हैं। जब ये फैक्ट्री में काम करते हैं तो एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है, और उस मान लीजिए एक शर्ट को बनाने का उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम आइडेंटिफाई किया हुआ है कि 1 शर्ट शुड बी मेड इन 20 मिनट्स। एक शर्ट को 20 मिनट में बनाया जा सकता है। तो अब ये देख रहा है कि ये जो वर्कर है ये तो 25 मिनट्स ले रहा है, और अगर ये 5-5 मिनट एक शर्ट में लेट कर रहा है तो दैट मीन्स 100 शर्ट्स में ये टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा। स्पीड बॉस एक्चुअली फैक्ट्री के अंदर, ये देखो ये प्लानिंग था, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ गए। यहाँ पर तो उसने उसको बता दिया, यहाँ पर आते ही उसने चेक किया कि ये इसकी स्पीड कितनी है। देखिए, वर्कर को बताना अलग बात है, जब वर्कर एक्चुअली वर्किंग कंडीशंस में जाकर काम करता है तो उसकी स्पीड डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट कभी इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है। सो स्पीड बॉस इज मेंटेनिंग द स्पीड। गैंग बॉस इज मेंटेनिंग द एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स टूल्स, इक्विपमेंट्स जो भी चाहिए वर्कर्स को, क्या वो रेडीली अवेलेबल हैं? अगर वो रेडीली अवेलेबल नहीं है तो वर्कर्स काम कैसे करेंगे? तो इसलिए गैंग बॉस का काम है कि ऑल द टूल्स एंड इक्विपमेंट शुड बी अवेलेबल टू द वर्कर्स, एंड इफ देयर इज एनी फॉल्ट इन द मशीन देन रिपेयर बॉस टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई द फॉल्ट्स। जितने भी फॉल्ट आ रहे हैं, अब मशीन चलते चलते ख़राब हो गई तो रिपेयर बॉस इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गेट द रेक्टिफिकेशन इन दैट पर्टिकुलर मशीन। तो रिपेयर बॉस का काम ही यही है कि अगर कोई मशीन्स में या किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, ही इज़ अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू हैंडल दैट सिचुएशन। और अगर किसी वर्कर को लगता है कि सर ये मशीन ठीक नहीं चल रही तो ही शुड कॉन्टैक्ट रिपेयर बॉस। इंस्पेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्पेक्टर आइडेंटिफाई द क्वालिटी। अब जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या है? देयर इज अ कंसेप्ट इन मैनेजमेंट दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है, एक मॉडल बना दिया जाता है कि दिस इज द स्टैंडर्ड एंड यू हैव टू प्रोड्यूस ऑल द यूनिट्स एज पर दैट स्टैंडर्ड। मान लो टी शर्ट बन रही है, अब ये टी शर्ट का यही डिज़ाइन होना चाहिए और इसमें ये डिज़ाइन होना चाहिए, इसका साइज़ ये होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। अब इसमें ये कपड़ा होना चाहिए, इसकी क्वालिटी है। अब मान लीजिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर शर्ट्स अगर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा देन देयर सेल विल इफेक्ट। सो द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इज द इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर एक्चुअली चेक्स द क्वालिटी ऑफ द
गुड्स प्रोड्यूस बाय द वर्कर्स। कहीं कोई वर्कर क्वालिटी ख़राब तो नहीं कर रहा, कहीं किसी जाने या अनजाने हो सकता है किसी वर्कर के हो ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, उसको नहीं पता कि क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, लाइक दैट। सो दीज 4 बॉसेस आर, बॉसेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुपरवाइजर हैं, उनके बॉस हैं जो शॉप फ्लोर लेवल कौन सा है, इसके नीचे जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं। So these 4 are under production department and these are under planning department. So ये 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपरवाइजर्स हैं। इसको दूसरा नाम होता है फोरमैन। तो फोरमैन, देर आर 4 फोरमैन्स इन प्लानिंग डिपार्टमेंट, 4 फोरमैन इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इस पूरी कंसेप्ट को कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप, गिवन बाय F.W. टेलर। ओके।